हेलो बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीडियो तुम्हारे समझ में आया होगा। आज हम नर जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत जो है निम्नलिखित अंग आते हैं। नंबर 1 पे लिखा है वृषण कोश। वृषण कोश यानी कोश का मतलब रखने वाला, जिसमें कोई चीज़ रहती है। तो वृषण को रखने वाला क्या कहलाता है? वृषण कोश कहलाता है। मनुष्य में जो है एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। टेस्टिस कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी पाए जाते हैं, जो त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना में बंद रहते हैं। यही थैलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? वृषण कोश कहलाती है। ठीक है। वृषण कोश जो है उदर गुहा से बाहर स्थित होते हैं। उदर गुहा यानी पेट, और जो लोअर एब्डोमेन होता है उससे नीचे जो है ये बाहर होते हैं और दोनों टांगों के मध्य क्या होते हैं? स्थित होते हैं। सेकंड है नर जनन तंत्र में वृषण, टेस्टिस। वृषण प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग उन अंगों को कहते हैं जो युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो वृषण जो है नर युग्मक बनाता है, इसलिए इसको जो है प्राथमिक जनन अंग भी कहते हैं। कभी कभी जो है 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नर मनुष्य में जो है प्राथमिक जनन अंग कौन है? तो वृषण होता है। नर में 2 वृषण पाए जाते हैं जो कि उदर गुहा के बाहर कहाँ स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में क्या पाई जाती हैं? शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका पतली एवं कुंडलित होती है। तो वृषण में जो शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं वो बहुत महीन होती हैं और कुंडली के रूप में जो है क्या रहती हैं? वृषण के अंदर रहती हैं। इन नलिकाओं के चारों ओर जो है संयोजी ऊतक से बनी हुई एक झिल्ली होती है, और संयोजी ऊतक में जो है अंतराली कोशिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतराली कोशिकाएं तथा रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है। बाद में बताऊंगा अंतराली कोशिकाएं क्या होती हैं और इनका क्या काम है। ठीक है। तो संयोजी ऊतक में जो है, यानी संयोजी ऊतक, जो वो संयोजी ऊतक है जो किसके बाहर है? शुक्र जनन नलिकाओं के बाहर है। उसमें जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो अंतराली कोशिकाएं हैं और दूसरी क्या है? रुधिर वाहिनियां हैं। ठीक है। संयोजी ऊतक से बनी झिल्ली के अंदर जो है जनन एपिथेलियम का स्तर भी होता है। क्या होता है? जनन एपिथेलियम का स्तर होता है, और जनन एपिथेलियम से ही किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो जनन एपिथेलियम का स्तर होता है जो कि शुक्र जनन कोशिकाएं तथा सर्टोली कोशिकाओं से बना होता है। तो जो ये जनन एपिथेलियम है इसमें भी जो है 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक तो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, दूसरी जो है सर्टोली कोशिकाएं हैं। किसमें? एपिथेलियम का जो स्तर होता है उसमें जो है शुक्र जनन कोशिकाएं और सर्टोली कोशिकाओं से ये बना होता है। जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं उन्हीं से जो है शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। जबकि जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है उत्तराखंड बोर्ड में भी कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और इनका क्या कार्य है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वृषण में पाई जाती हैं, और डी बताना है तो सर्टोली कोशिकाएं जो है जनन एपिथेलियम में पाई जाती हैं। ठीक है। या वृषण के जनन एपिथेलियम के स्तर में पाई जाती हैं, और इनका कार्य क्या है? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। अगला है अधिवृषण।
अधिवृषण जो है वृषण के ऊपरी भाग पे होता है, ठीक है। अधिवृषण का निर्माण जो है एक पतली 6 मीटर लंबी नलिका से होता है जो कि कुंडलित रहती है, ठीक है ना। 6 मीटर लंबी बहुत पतली नलिका होती है, वो कुंडलित रहती है और कुंडलित होने के बाद जो है सिर्फ ये 4 सेंटीमीटर की ग्रंथि ही दिखती है। इतनी कुंडलित होती है कि 4 सेंटीमीटर की ग्रंथि जैसी संरचना दिखती है। इसका कार्य जो है शुक्राणुओं को संचित करके पोषण प्रदान करना है। इसका कार्य भी क्या है, शुक्राणुओं को संचित करना और उसको क्या करना, पोषण प्रदान करना। अगला है शुक्रवाहिनी। यह अधिवृषण के पिछले भाग से 40 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका है। शुक्रवाहिनी भी जो है 40 सेंटीमीटर लंबी है और कुंडलित नलिका है और शुक्रवाहिनी में जो है शुक्राणुओं का गमन होता है। उसके बाद जो है शिश्न है। शिश्न जो है बेलनाकार उत्थानशील मैथुनांग है। यह वृषण को उस पर बीच में उदर गुहा से लटका रहता है। उसके साथ ही साथ इतने अंगों के साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं जो कि जनन में सहायक होती हैं। ये मुख्यतः जो है 3 प्रकार की हैं। एक है शुक्राशय ग्रंथि, दूसरा जो है प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरा है काउपर की ग्रंथियां। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूँ। इन तीनों ग्रंथियों से जो स्राव होता है वो स्राव जो है वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। हाँ, मैं कह रहा था कि जो अंतराली कोशिकाएं हैं उनका मैं कार्य बताऊंगा। तो अंतराली कोशिकाएं, कोशिकाओं को जो है लेडिंग कोशिकाएं भी कहते हैं, लेडिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। अंतराली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, लेडिंग कोशिकाएं या लेडिंग सेल भी कहते हैं। और इन कोशिकाओं से एकमात्र नर हार्मोन का स्राव होता है और उस नर हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, या इसको पुंजन भी कहते हैं, या इसको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं इनको लेडिंग सेल भी कहते हैं और इनसे जो है एकमात्र नर हार्मोन का स्राव होता है जिसको एंड्रोजन भी कहते हैं, पुंजन भी कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा हम शुक्राणु की संरचना भी पढ़ लेते हैं। शुक्राणु यानी स्पर्म। शुक्राणु जो है नरयुग्मक है और मानव शुक्राणु एकमात्र ऐसी कोशिका है हमारे शरीर की जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है, यानी टैल पाई जाती है। और ये टैल इसलिए होती है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान गमन कर सके। जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है, इसको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग इसका हेड है यानी सिर। सिर जो है 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है अग्रपिंडक यानी एक्रोसोम और दूसरा भाग है नाभिक या न्यूक्लियस। तो जो इसका एक्रोसोम है या अग्रपिंडक है ये सीड्स में पाया जाता है और इससे एक एंजाइम का स्राव होता है जिसको बोलते हैं हाइल्यूनिरेडेज, ठीक है ना। इस एंजाइम का क्या नाम है, हाइल्यूनिरेडेज। और हाइल्यूनिरेडेज क्या करता है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जब शुक्राणु जो है अंडाणु के नज़दीक पहुंचता है तो अंडाणु की दीवार को ये जो है नष्ट कर देता है। जो बाह्य दीवार होती है अंडाणु की उसको नष्ट कर देता है। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर आसानी से प्रवेश कर देगा और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि एक्रोसोम कहाँ पाया जाता है और इसका क्या कार्य है। तो एक्रोसोम जो है शुक्राणु के अग्रभाग में पाया जाता है और इसका कार्य मैंने बता दिया कि इससे जो है हाइल्यूनिरेडेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। और हाइल्यूनिरेडेज एंजाइम क्या करता है, अंडाणु की बाह्य दीवार को डिसॉल्व कर लेता है जिससे शुक्राणु जो है आसानी से अंडाणु के अंदर प्रवेश कर पाता है। उसके बाद जो है दूसरा इसका भाग है मिडिल पार्ट या मध्य भाग। मध्य भाग में जो है इसके माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है
और इसका क्या कार्य है, जैसे तुमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी का उत्पादन करता है। तो जब ये गमन करता है, यानी अंडाणु तक पहुंचता है, तो इसको गमन करने की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। तो अंडाणु तक पहुंचने के लिए जो है इसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये ऊर्जा कौन देता है इसको? इसमें उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। और अंतिम भाग है इसका पुच्छ यानी टेल। और टेल जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसमें टेल जो है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, यानी इसकी टेल या इसकी पूंछ इसको जो है इसके गमन में सहायक होती है। ठीक है ना। तो किसी को अगर कोई क्वेरी करनी होगी तो मेरे फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है, कुछ भी क्वेरी करनी होगी तो।